Hello everyone, welcome back to Triple S. So this is Sarvat Rashid again with a lecture on Geography of World. I'm sorry for being late. I got some issues with my laptop, so I wasn't able to upload my lectures. But definitely, I'm going to complete your lecture and I'm going to increase the length of lectures so that we can complete your topics as soon as possible. So I'm going to be a part of your journey for the preparation of geography component for your exam sub-inspector that's going to be conducted by Jammu Kashmir Service Selection Board. So before I proceed on, I request you all to please subscribe our channel Triple S and do like, share and comment on our videos, and also you can join us on Telegram and you can also download our app from Play Store with the name Triple S. सो लेट्स स्टार्ट. अगर हम जोग्राफी ऑफ वर्ल्ड की बात कर रहे हैं तो हम सबसे पहले एक चीज़ माइंड में रखेंगे कि जोग्राफी ऑफ वर्ल्ड पढ़ने से पहले हम लोग जब जोग्राफी ऑफ वर्ल्ड स्टार्ट कर रहे हैं तो हमें कुछ थीरीज़ हैं जो कि काफ़ी ज़्यादा हमारे लिए इम्पॉर्टेंट हैं, जो कि हमारे एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी देखा जाए तो काफ़ी इंपॉर्टेंट रहती हैं और हमारे एग्जाम्स में पूछी जाती हैं, जीके एसएसबी के एग्जाम्स में. तो वो थीरीज कौन सी हैं? जब हम बात करते हैं ओरिजिन ऑफ सोलर सिस्टम की, अगर हम ओरिजिन ऑफ अर्थ की बात कर रहे हैं तो हमें ओरिजिन ऑफ सोलर सिस्टम को देखना पड़ता है, हमें अपने 9 प्लैनेट्स को देखना पड़ता है, हमारे सन को देखना पड़ता है. तो ठीक है, तो हमारे 9 प्लैनेट्स और सन को जब हम पढ़ेंगे, इनका ओरिजिन पढ़ेंगे, तो हमें क्या पढ़ना ज़रूरी बन जाता है? सोलर सिस्टम ज़रूरी बन जाता है और सोलर सिस्टम का ओरिजिन. तो ये थीरीज जो हैं ये है हमारे ओरिजिन ऑफ सोलर सिस्टम के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. तो हम स्टार्ट करते हैं. सबसे पहले हम बात करते हैं, हमारी जो सबसे इंपॉर्टेंट थीरी है वो है गैसियस हाइपोथेसिस बाय कांट. ठीक है, अभी कांट कौन थे? ये एक जर्मन थिंकर थे, एक फिलोसोफर थे, इमैनुअल कांट इनका नाम था, जिन्होंने कि एक हाइपोथेसिस दी है. अभी हाइपोथेसिस क्या होता है? हाइपोथेसिस का मतलब होता है एजम्पशन, यानी कि जो चीज़ आप अज्यूम कर रहे हो, कोई चीज़ आप अज्यूम कर रहे हो. ठीक है, कोई चीज़ आपने सोची है, अपने दिमाग से आपने एक तरह से एक चीज़ का अंदाज़ा लगाया कि मुझे लगता है कि चीज़ ऐसे हुई होगी. ठीक है, तो ये हाइपोथेसिस जो है गैसियस हाइपोथेसिस ऑफ कांट. देन वी हैव लैप्लेस नेबुलर हाइपोथेसिस. ठीक है, देन वी हैव प्लांटिसिमल हाइपोथेसिस बाय शैम्बरलिन. देन वी हैव जीन एंड जैफरी टाइडल थ्योरी. Then we have Russell's binary star hypothesis. Then we have Hoyle's supernova hypothesis. Then we have skimmed interstellar hypothesis. And then we have Big Bang theory, जिसका नाम आपने काफ़ी बार सुना होगा. तो अब हम बात करते हैं हमारी सबसे पहली थ्योरी, जो कि है क्या है? गैसेस हाइपोथेसिस ऑफ कांट. अब गैसेस हाइपोथेसिस ऑफ कांट की बात करेंगे, इसे बहुत ध्यान से सुनना. तो यहाँ पे क्या कहा था कांट ने कहा कि हमारे पास है एक सबसे पहले प्रिमिवल जो है हमारे जो एनवायरनमेंट, हमारे यूनिवर्स में क्या है, एक प्रिमिवल पहले से एग्जिस्ट करता था. प्रिमिवल, मेरा राइटिंग देख के प्लीज़ इससे प्लीज़ पैर्डन मी. ठीक है, तो एक प्रिमिवल जो है वो ऑलरेडी एग्जिस्ट करता था हमारे, ठीक है, यूनिवर्स में. प्रिमिवल का मतलब हुआ एक क्लाउड ऑफ गैसेस, एक बड़ा सा क्लाउड, एक बॉल, बहुत बड़ा सा जायंट सा बॉल ऑफ गैसेस वाज ऑलरेडी एग्जिस्टिंग इन द यूनिवर्स. और क्या होता है, ये जो गैसेस हैं ये ठंडी हैं. क्या है? कूल है ये गैसेस. और कूल गैसेस की वजह से ये क्या है? एक जगह पर रुकी हुई है. ये एक कूल नेब्यूला है. ठीक है, एक जगह पर रुका हुआ है. और इसमें क्या होता है, इसमें अचानक से ग्रेविटी आ जाती है, ग्रेविटी फोर्स लगती है. और जैसा कि ग्रेविटी फोर्स अपनी तरफ हर चीज़ को खींचती है, तो जब इस पर ग्रेविटी फोर्स लगी तो इसके जो पार्टिकल्स थे वो एकदम से चलने लगे, एक दूसरे के साथ टकराने लगे. क्या होने लगे? ग्रेविटी लगने लगी तो पार्टिकल्स जो थे वो एक दूसरे की तरफ खींचने लगे. जब एक दूसरे की तरफ खींचने लगे तो इनमें क्या हुआ? टकराव हुआ, कोलिजन हुआ. पार्टिकल्स में कोलिजन हुआ. जब इनमें कोलिजन हुआ तो क्या हुआ? टकराने से फ्रिक्शन फोर्स पैदा हुई. ठीक है, कोई चीज़ टकराई, उसको आपस में दो चीज़ें टकराई तो इन्होंने क्या किया? यहाँ पर फ्रिक्शन पैदा हुई. और जब फ्रिक्शन पैदा हुई तो ऑटोमेटिकली क्या हुआ? हीट पैदा हुई. ठीक है, जैसे आप देखते हो कभी हमारी बेसिक लैंग्वेज में बोलते हैं रगड़ना. कोई चीज़ रगड़ी जाती है आपस में तो क्या होता है? हीट प्रोड्यूस होती है. तो वो जो रगड़ की हीट प्रोड्यूस होती है वो फ्रिक्शन की, वहाँ पे क्या हो रहा है? फ्रिक्शन फोर्स अप्लाई हुई है, इसकी वजह से हीट जो है प्रोड्यूस होती है. तो यहाँ क्या होता है? इन पार्टिकल्स में हीट प्रोड्यूस होती है. अब जैसे जैसे फ्रिक्शन लगती है वैसे वैसे ये पार्टिकल्स क्या हो रहे हैं? हीट हो रही है. और जैसे जैसे हीट होती है तो क्या होता है? यहाँ पर टेम्परेचर इंक्रीज हो जाता है. और जब यहाँ पर टेम्परेचर इंक्रीज हुआ तो मतलब क्या हुआ?
टेम्परेचर इंक्रीज हुआ तो क्या हुआ, यहाँ पे जो ये कूल गैसेस का क्लाउड था ये अब हॉट नेब्यूला बन गया, हॉट गैसेस का क्लाउड बन गया। क्या बन गया, हॉट गैसेस का क्लाउड बन गया। और जब ये हॉट गैसेस का क्लाउड बना तो इसके जो पार्टिकल्स थे ये क्या हुए, एक्सपैंड होना शुरू हो गए, गर्मी से फैलना शुरू हो गए। ठीक है, अब जब ये फैलना शुरू हो गए फिर क्या हुआ, इस पर लग गई, इसके जो पार्टिकल्स थे वो घूमना शुरू हो गए। ठीक है, घूमने लगे। अब घूमती है जब कोई चीज़ सर्कुलर मोशन में, तो सर्कुलर मोशन में हमारे पास कौन सी फोर्स अप्लाई होती है, या तो लगती है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स या लगती है सेंट्रीपिटल फोर्स। ठीक है, अब ये दो फोर्सेस लगी। सेंट्रीपिटल फोर्स क्या है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स क्या है, देखो जब कोई चीज़ अंदर की तरफ हो रही है, ठीक है, अंदर की तरफ किसी चीज़ को खींच रही है, इनवर्ड्स खींच रही है, वहाँ लगती है हमारी कौन सी, सेंट्रीपिटल फोर्स, वहाँ लगती है हमारी सेंट्रीपिटल, यानी कि अंदर की तरफ कोई चीज़ आपको खींच रही है, सर्कुलर मोशन में कोई चीज़ अंदर की तरफ खींच रही है, वो है सेंट्रीपिटल। लेकिन जब बाहर की तरफ आ रही है, आउटवर्ड आ रही है, तो वहाँ आ जाती है हमारी सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। तो यहाँ क्या होता है, यहाँ पर लगती है हमारी सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। ठीक है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगती है। और वन सेकेंड, तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जब हमारी यहाँ पर लगी उसकी वजह से क्या हुआ, जो बीच का पोर्शन था वो तो अपनी जगह रहा, लेकिन जो बाहर का पोर्शन है, जो हमारी गैसेस है, वो क्या करना शुरू हो गई, वो एक दूसरे के साथ, यहाँ पर मैं आपको बताती हूँ, यहाँ पर जो हमारी गैसेस हैं, जब सेंट्रीपिटल फोर्स लग गई इस नेबुला के ऊपर, ये जो हमारा क्लाउड गैसेस का नेबुला है, इसके ऊपर जब हमारी सेंट्रीफ्यूगल फोर्स और सेंट्रीपिटल फोर्स लग गई, तो जो हमारा बीच का पोर्शन है वो तो वहीं रहा। ठीक है, वो तो ऐसे बीच में ही रहा क्योंकि यहाँ पे सेंट्रीपिटल फोर्स लग रही थी, लेकिन बाहर की तरफ क्या होने लगा, जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है वो लगने लगी और इस तरह से हमारी गैस बाहर की तरफ जाने लगी। इस तरह से बाहर जाते जाते सर्कुलर मोशन में क्या होना शुरू हो गया, रिंग्स बनने लगे, और यही रिंग्स जो थे यहाँ से हमारे प्लैनेट्स बनना शुरू हो गए। तो ये था क्या, ये जो हमारी किसकी थ्योरी थी, ये थी गैसेस थ्योरी बाय कांट। अब कांट का ये मानना था, कितनी इंटरेस्टिंग है ना ये थ्योरी, लेकिन इस पे कुछ अब हमारे क्रिटिसिज्म्स आ गए कि भाई इतने टाइम से तो ये हमारा जो ये सन था, प्रिमेवल था, जो कि ऑलरेडी एग्जिस्ट करता था, गैसेस जो थी हमारी क्लाउड ऑफ गैसेस, ये पहले तो ठंडा पड़ा हुआ था, फिर अचानक से कहाँ से इसमें ऐसी फोर्स आ गई है, ये घूमना शुरू हो गया। ठीक है, ये कैसे घूमना शुरू हो गया, ऐसी कौन सी फोर्स लगी कि इसके पार्टिकल्स मूव करना शुरू हो गए। तो अब इसी थ्योरी के आगे नेक्स्ट थ्योरी जो थी हमारी, वो दी किसने, लैप्लेस ने दी। तो लैप्लेस ने क्या कहा, लैप्लेस ने कहा कि हमारी जो ये थ्योरी है कांट की, ये तो ठीक है अपनी जगह पे, लेकिन कुछ जो इसके ड्रॉबैक्स हैं, क्रिटिसिज्म्स हैं, उनको इनमें दूर करता हूँ। अब इनने क्या कहा, यहाँ पे पढ़ते हैं। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है सबको, कमेंट सेक्शन में पूछ लेना, जहाँ पे भी कोई दिक्कत होती है बताते जाना। ठीक है, तो नेक्स्ट आ गया हमारा लैप्लेस नेबुलर हाइपोथेसिस। अब लैप्लेस की नेबुलर हाइपोथेसिस क्या कहती है, हम यहाँ पे पढ़ते हैं, दिस इज और Laplace nebula hypothesis. Fine. So this hypothesis was, इन्होंने कहा कि नेबुला है, पहले से एक क्लाउड ऑफ गैसेस है, लेकिन ये क्लाउड जो है ये पहले से क्या है, हॉट है। ठीक है, ये पहले से ही हॉट है और इसके पार्टिकल्स मूव कर रहे हैं, यहाँ पे पार्टिकल्स क्या कर रहे हैं, मूव कर रहे हैं, और ये जो पार्टिकल हैं ये मूव कर रहे हैं क्योंकि यहाँ पर क्या है, ये हॉट है। ठीक है, ऑलरेडी जो ये नेबुला है, बिल्कुल कांट की तरह, कांट ने कहा था कि नेबुला है लेकिन क्या है, ठंडा है, लेकिन जो लैप्लेस है वो कहते हैं नेबुला गर्म है, पहले से ही गैसेस गर्म है, हॉट है, और ये मोशन में है। ठीक है, मूव कर रही हैं और ये मोशन में है, इस कारण क्या हो रहा है, हॉट थिंग्स, गर्म चीज़ें एक्सपैंड करती हैं बाहर की तरफ। ठीक है, जैसे ये कोई गर्म चीज़ है, काफ़ी गर्म हो रही है तो बाहर की तरफ निकलती है, एक्सपैंड होती है। धुआं, पानी देखो बाहर की तरफ निकलता है, ठीक है, उबलते हुए, तो क्या होता है, पीछे चीज़ खत्म हो जाती है, कॉन्ट्रैक्ट हो जाती है, थोड़ी बचती है। ठीक है, ये चीज़ तो आपको पता है। अब यहाँ पे ये कहता है कि ये जो गर्म हमारा नेबुला था, ये जो हमारा गर्म नेबुला है, वन सेकेंड, या तो ये जो हमारा गर्म नेबुला है ये क्या कर रहा है, यहाँ पर हमारा गर्म नेबुला exist, yeah, okay,
सो हमारा जो गर्म नेब्यूला है यहाँ पे क्या कर रहा है, यहाँ पे हीट की वजह से यहाँ पे क्या हो रहा है, ये एक्सपैंड हो रहा है, एक्सपैंड होने की वजह से ये बाहर की तरफ एक्सपैंड हो रहा है और अंदर कम हो रहा है। तो इसी तरह से यहाँ पे क्या हुआ, हमारा जो ये नेब्यूला था अंदर की तरफ कम रहा और बाहर की तरफ निकलता गया, हीट की वजह से बाहर की तरफ निकलता गया। तो क्योंकि ये सर्कुलर, ये क्या था, गर्म था, ठीक है, ये क्या था, गर्म था, तो इसमें हीट जो थी काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई और सेंट्रल पार्ट जो है इसका कंट्रैक्ट हो गया और बाहर की तरफ ही एक्सपैंड होना शुरू हो गया। जब ये बाहर की तरफ एक्सपैंड होना शुरू हो गया तो सर्कुलर मोशन में चल रहा था, ये इसके पार्टिकल सर्कुलर मोशन में घूम रहे थे। और यहाँ पे क्या हुआ, हमारी सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लग गई, क्योंकि ये बहुत तेज़ी से घूम रहा था, हीट बहुत ज़्यादा थी तो ये घूम रहा था। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स ने इसको अपनी तरफ बाहर की तरफ खींचा और बाहर की तरफ खींचा और बाहर क्या होगी, हमारी रिंग्स फॉर्म होगी। और जब ये जो ये हमारा नेबुला था ये बाहर की तरफ डिटैच होने लगा तो रिंग्स फॉर्म हो गए। इसी तरह से हमारे प्लैनेट्स बन गए, उनके ऑर्बिट्स बन गए। ठीक है, तो ये कौन था, ये था हमारा नेबुलर हाइपोथेसिस। ठीक है, लैपलेस नेबुलर हाइपोथेसिस। अब यहाँ पे क्रिटिसिज्म आ गया, ठीक है बाकी सब तो ठीक है, बाहर की तरफ चीज़ एक्सपैंड होती है, अंदर की तरफ कंट्रैक्ट होती है, गर्म चीज़, ये सब तो ठीक है, लेकिन इसमें सर्कुलर मोशन कहाँ से आ गया, सर्कुलर मोशन में क्यों पार्टिकल्स मूव करना शुरू हो गए और सर्कुलर मोशन में ही क्यों जो है हमारे इसके जो ऑर्बिट्स बने। ठीक है ना, ये चीज़ जो थी इसकी वजह से इसको क्रिटिसाइज़ किया गया। अब जब इसको क्रिटिसाइज़ किया गया तो फिर हमारी नेक्स्ट थ्योरी आई जिसको हम कहते हैं व्हाट वी कॉल दैट प्लैनेटिसिमल थ्योरी। या फिर प्लैनेटिसिमल हाइपोथेसिस ऑफ शैम्बरलिन। ठीक है, अब ये क्या थ्योरी है, शैम्बरलिन ने दी है 1905 में। अब 1905 में ये थ्योरी जो उन्होंने दी है, इट इज अ बाइपेरेंटल थ्योरी। बाइपेरेंटल क्यों, ये क्या कहती है, देयर वर टू प्री एग्जिस्टिंग सन्स, या फिर यू कैन से द टू प्री एग्जिस्टिंग स्टार्स। मतलब जैसे हमारी कैंट की और जो हमारी लैपलेस की थ्योरी थी, इसमें हम कहते थे देयर इज अ हॉट नेबुला और कोल्ड नेबुला, सिर्फ सिंगल नेबुला है। लेकिन इन्होंने कहा यहाँ पर हमारे पास दो चीज़ें थी, दो हमारे पास स्टार्स थे, या फिर हम कह सकते हैं गैसेस का क्लाउड था, वो दो एग्जिस्ट करते थे पहले से, एक नहीं था। अभी इनका क्या कहना है ये हम पढ़ते हैं। इनका मानना था कि हमारे पास क्या था, एक सन था, एक प्रिमिटिव सन था, एक प्रोटो सन था। क्या था, एक प्रोटो सन था जो कि पहले से एग्जिस्ट करता था, या ओके तो यहाँ पे हमारे पास एक प्रोटो सन था जो कि पहले से एग्जिस्ट करता था, और उसके साथ साथ हमारे पास एक क्या था, एक प्रोटो सन, और उसके पास हमारा था एक कंपेनियन स्टार जो कि उसकी कंपनी में था, एक कंपेनियन स्टार था। ठीक है, बिल्कुल उससे थोड़ा दूर। अब ये कंपेनियन स्टार जो है, प्रोटो स्टार जो है, अपनी जगह पे रुका हुआ है, ये स्टेशनरी है। ठीक है, ये क्या है, स्टेशनरी है। प्रोटो स्टार क्या है, प्रोटो सन क्या है, स्टेशनरी है। लेकिन जो ये कंपेनियन स्टार है ये मूवमेंट में है, ये घूम रहा है। अब जब ये घूम रहा है ये क्या करता है, ये प्रोटो सन जो है एक जगह स्टेशनरी रहता है, कंपेनियन स्टार जो है घूमना शुरू कर देता है, रोटेट करता है। ठीक है, और जब ये रोटेट कर रहा है, ये क्या करता है, रोटेट करते करते ये स्टेशन हमारे प्रोटोसन के पास पहुंचता है। ठीक है, ये हमारे प्रोटोसन के पास पहुंचता है, और जब ये प्रोटोसन के पास पहुंचता है तो इसकी ग्रेविटी की वजह से, अपने ग्रेविटेशनल पुल की वजह से, ये हमारे प्रोटोस्टार की जो है कुछ पार्टिकल्स को डिटैच करता है, क्योंकि हमारा जो प्रोटोसन, हमारा जो कंपेनियन स्टार है, इसकी ग्रेविटेशन काफ़ी है, तो ये क्या करता है, इसको अपनी तरफ खींचता है। जब ये इसको अपनी तरफ खींचता है तो इसके पार्टिकल्स जो हैं डिटैच होते हैं। ठीक है, और ये जो पार्टिकल्स डिटैच होते हैं, क्या होता है कि ये पार्टिकल्स डिटैच होते हैं और फिर ये क्या हो जाते हैं, आपस में जुड़ते रहते हैं, अलग अलग जुड़ते रहते हैं, अलग अलग जुड़ते रहते हैं, और इसी तरह से क्या होता है, हमारा प्लैनेट बनते हैं, हमारे क्या बनते हैं, प्लैनेट्स। ठीक है, क्या मतलब समझ में आया कुछ, कि प्रोटोसन है, कंपेनियन स्टार है, ये इसके आगे पीछे घूम रहा है, फ्री मूविंग है। ठीक है, घूम रहा है, घूमते घूमते क्या हो जाता है, इसके पास थोड़ा पहुंचता है तो ग्रेविटेशन पुल से जो ये हमारा प्रोटोसन है इसके पार्टिकल्स को डिटैच करता है। जब इसके पार्टिकल्स डिटैच होते हैं तो वो क्या करते हैं, आपस में जुड़ते हैं, और धीरे धीरे वो क्या करते हैं, प्लैनेट्स बनाते हैं। अब यहाँ पे बात आती है कि प्लैनेट्स तो चलो बन गए, फिर नौ ही प्लैनेट्स क्यों बने। ठीक है, यहाँ पर ये सवाल बन जाता है। तो अब ये जो थ्योरी थी ये भी थोड़ी बेतुकी सी लगी, तो इसके बदले में हमारे पास एक और इसी चीज़ के फर्दर
इसी से जुड़ी हुई एक और हमारे पास थ्योरी आई जो कि थी जीन एंड जेफरी थ्योरी। और ये थ्योरी जो है हमारी कब, इसमें क्या था, इसमें भी इसी तरह से हमारे चैम्बरलिन की तरह उन्होंने बात की है, लेकिन उनका मानना था कि एक तो हमारे पास प्रोटोसन था, ठीक है, हमारे पास एक प्रोटोसन तो था। किसने कहा, ये कौन सी थ्योरी है? फोर्थ थ्योरी इज जीन एंड जेफरी टाइडल थ्योरी। इन्होंने भी कहा हमारे पास एक प्रोटोसन है, क्या है, प्रोटोसन है हमारे पास, और प्रोटोसन के साथ साथ हमारे पास एक क्या है, इंट्रूडिंग स्टार है। क्या है? इंट्रूडिंग स्टार है हमारे पास। अब जो ये इंट्रूडिंग स्टार है ये क्या कर रहा है, ये बहुत बड़े साइज का है, ठीक है, इट्स वेरी जायंट साइज। अब ये जायंट साइज का जो स्टार है हमारा, ये क्या करता है, इसमें बड़े होने के कारण इसमें इसके साथ साथ ग्रेविटेशनल पुल जो है इसका काफ़ी ज़्यादा है, यानी कि ग्रेविटेशनल पुल ये अपनी तरफ चीज़ों को ज़्यादा खींचता है। इट हैज़ अ ग्रेट ग्रेविटेशनल पुल। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया कि हमारे पास एक प्रोटोसन है जो कि अपनी जगह पर रुका हुआ है, और एक हमारे पास इंट्रूडिंग स्टार है जो कि काफ़ी बड़े साइज़ का है। और ये इंट्रूडिंग स्टार जो है हमारा, ये क्या करता है, इसका बड़ा साइज़ है और इसके साथ साथ ये इसका ग्रेविटेशनल पुल जो है बहुत ज़्यादा है। ठीक है, अब क्या होता है नेक्स्ट, हमारे पास यहाँ पर जो ये हमारा प्रोटोसन है ये तो अपनी जगह पर है, इससे बड़ा है हमारा क्या, हमारा इंट्रूडिंग स्टार। अभी हमारा इंट्रूडिंग स्टार जो है ये क्या करता है, यहाँ पर जब इंट्रूडिंग स्टार मूव करने लगता है प्रोटोसन के आसपास, ठीक है, ये इसके आसपास जब मूव करता है तो ये क्या करता है, ये जब इसके आसपास मूव करता है तो पार्टिकल्स डिटैच करता है हमारे प्रोटोसन के। ठीक है, इसके पास मूव करता है तो इसके पार्टिकल्स को डिटैच करता है। क्यों? क्योंकि इसका ग्रेविटेशनल पुल जो है ज़्यादा है, किसका, इंट्रूडिंग स्टार का। तो ये क्या करता है, प्रोटोसन के पार्टिकल्स को अपनी तरफ खींचता है। ठीक है, जब ये अपनी तरफ खींचता है तो क्या होता है, ये यहाँ से इसके पार्टिकल्स बाहर आ रहे हैं, ठीक है, इसके पार्टिकल्स बाहर निकल रहे हैं, तो ये क्या कर रहा है, इसको खींच रहा है। अब जैसे जैसे ये इसके पास आता है, जैसे ये हमारा प्रोटोसन है और ये हमारा इंट्रूडिंग स्टार है, थोड़ा सा आगे आया पार्टिकल्स आए, थोड़ा सा आगे आया और पार्टिकल्स आए, थोड़ा और आगे आया और काफ़ी सारे पार्टिकल्स आए। तो फिर इसने क्या किया, ये वापस पीछे की तरफ मुड़ा, मतलब इस तरह से कुछ, पहले ज़्यादा पार्टिकल्स, थोड़े पार्टिकल्स आए, फिर जैसे थोड़ा पास आया और पार्टिकल्स खींचे, फिर थोड़ा पास आया और पार्टिकल्स खींचे, फिर ये वापस मुड़ने लगा तो थोड़े पार्टिकल हो गए। इस तरह करते करते क्या हुआ, एक 1 सेकेंड, इस तरह से एक सिगार शेप बनी। ये आपका सन, यहाँ पे इंट्रूडिंग स्टार और यहाँ पे आपका प्रोटोसन, मतलब एक तरफ से देखा जाए 1 सेकेंड, इस तरह से शेप बन गई। कैसी शेप, यहाँ पे कम कम पार्टिकल्स आए जब ये पास आ रहा था, ऑब्वियस है, जब ज़्यादा पास आया बहुत ज़्यादा पार्टिकल्स आए, और पास आया और पार्टिकल्स आए, लेकिन जब थोड़ा वापस मुड़ने की तैयारी में हो गया, कौन, हमारा इंट्रूडिंग स्टार, जब वापस मुड़ने की तैयारी में हुआ यहाँ से, तो फिर थोड़े पार्टिकल डिटैच करना शुरू कर दिए। ठीक है, तो फिर क्या हो गया, यहाँ पे हमारे पास एक सिगार शेप बनी और यहाँ पे क्या हो गया, पार्टिकल्स इकट्ठे हो गए। अब यही पार्टिकल्स जो हैं हमारे, ये क्या बनते गए, प्लैनेट्स बनते गए। ठीक है, कैसे प्लैनेट्स बने, ये जो हैं, यहाँ पर पार्टिकल्स बाहर आए और जब ये वापस चला गया तो यहाँ पे ये डिटैच हुए, ठीक है, एक सिगार शेप में। और ये सिगार शेप जो थी इन्होंने प्लैनेट फॉर्म किया, जिसमें हम कहते हैं कि बीच के प्लैनेट, जैसे हमारे यहाँ पे कौन से, हमारे ग्रेटर जो बड़े साइज के प्लैनेट्स है वो यहाँ पर है, जो छोटे छोटे हैं मरकरी, वीनस यहाँ पर है, ठीक है, अर्थ यहाँ पर, फिर जुपिटर यहाँ बीच में आएगा, ये बड़ा साइज का है। ठीक है, तो फिर साइज रिड्यूस होने लगा, तो इस तरह से हमारे क्या हो गए, प्लैनेट्स बने। ऐसी थ्योरी, ये थ्योरी जो थी ये किसने दी, क्या, ये किसने दी, हमारे इन्होंने दी हमारी जीन एंड जेफरी ने। ये थ्योरी हमारी किसने दी, जीन एंड जेफरी ने दी। ठीक है, तो यहाँ से हमारी एक चीज़ याद रखना कि यहाँ पर हमारा यहाँ ये जो फिलामेंट शेप बन रही है, ये काफ़ी बार पूछा जाता है कि सिगार शेप किसने कॉन्सेप्ट दिया था, कि सिगार शेप में हमारे जो प्लैनेट्स फॉर्म हुए थे वो पहले हमारा प्रोटोसन से डिटैच हुए थे पार्टिकल सिगार शेप में, तो वो बने थे। ठीक है, तो एक चीज़ ये याद रखना। और इसके साथ साथ
हमारे जो जेफरी हैं, जेफरी ने क्या कहा, जेफरी ने कहा कि जो हमारे कंपेनियन स्टार्स थे ये आपस में टकराए, ठीक है, कंपेनियन स्टार्स थे, उनने कहा कि नहीं हमारे जो कंपेनियन स्टार थे वो भी आपस में टकराए और उस वजह से भी हमारी जो है प्लैनेट्स बने हैं, लेकिन आप ज़्यादा ये चीज़ याद रखिएगा, ठीक है। तो ये आ गई हमारी कौन सी थीरी, दिस वाज और विच थीरी, दिस वाज और जीन एंड जेफरी टाइडल थीरी। और उसके बाद हम बात करेंगे किसकी, उसके बाद हम नेक्स्ट थीरी की बात करेंगे जो कि है रसल्स थीरी। अब रसल थीरी क्या है ये हम पढ़ते हैं। रसल्स थीरी, जिसको उन्होंने कहा है बाइनरी स्टार हाइपोथेसिस, ठीक है। अब हम इसको स्टार्ट करते हैं। बाइनरी स्टार हमारी जो हाइपोथेसिस है इसमें क्या है, यहाँ पर एक चीज़ याद रखना कि यहाँ इन्होंने, हाँ एक और चीज़ यहाँ पर टाइड्स का भी बड़ा इन्हें बताया है कि यहाँ क्या होता है, जो जैसे हमारा होता है ना कि ग्रेविटेशंस की वजह से हमारी जो है टाइड्स ऊपर उठती हैं, ठीक है, टाइड्स जो है हमारी ग्रेविटेशन की वजह से उठती हैं, तो इनका यही कहना था कि इस वजह से यहाँ पर जैसे हमारा सन था, प्रोटोसन था, तो इसमें क्या हुआ कि ये खींचने लगा, उठने लगा यहाँ से, ठीक है, उठने की वजह से क्या हुआ, इसके पार्टिकल्स डिटैच हुए और इस वजह से हमारी वो बना, क्या बना, हमारी प्लैनेट्स बने। तो यहाँ रसल थ्योरी जो है, रसल थ्योरी क्या कहती है, रसल थ्योरी का मानना है कि एक तो हमारे पास प्रोटोसन था लेकिन उसके साथ हमारे 2 कंपेनियन स्टार्स थे, ठीक है, 2 कंपेनियन स्टार थे और 2 इंट्रूडिंग स्टार थे। एक प्रोटोसन था, 1 सेकेंड, यहाँ पे रहा हमारा, ये था हमारा प्रोटोसन, इसके साथ थे हमारे कंपेनियन स्टार। कितने कंपेनियन स्टार थे, 2 कंपेनियन स्टार थे और उसके साथ अलग से हमारे पास 2 इंट्रूडिंग स्टार्स थे, ठीक है। अब ये जो इंट्रूडिंग स्टार्स थे, ये इन्होंने क्या किया, ये जो इंट्रूडिंग स्टार हैं ये अलग अलग डायरेक्शन में क्या कर रहे हैं, इन डिफरेंट अपोजिट डायरेक्शन ये क्या कर रहे हैं, मूव कर रहे हैं। कौन, ये इंट्रूडिंग स्टार्स, ये एक दूसरे की अपोजिट डायरेक्शन, मतलब अगर इंट्रूडिंग स्टार इस तरफ जा रहा है तो दूसरा इंट्रूडिंग स्टार इस तरफ जा रहा है, ठीक है। तो ये क्या करते हैं, एक दूसरे की अलग अलग जो है डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं और इस वजह से क्या होता है कि ये अलग अलग डायरेक्शन में जा रहे हैं, ये इधर जा रहा है, ये इधर जा रहा है, तो एक सर्कुलर मोशन बनना शुरू हो गया। यहाँ पे हमारा प्रोटोसन है, यहाँ हमारे कंपेनियन स्टार है और यहाँ हमारे इनके इंट्रूडिंग स्टार है। अब ये इंट्रूडिंग स्टार एक दूसरे की अपोजिट डायरेक्शन में चल रहे हैं, इस तरह से क्या होता है, जो इधर ये एक इधर चल रहा है, ये एक इधर चल रहा है, तो क्या हो रहा है, एक सर्कुलर मोशन बन रहा है, ठीक है। तो ये जो सर्कुलर मोशन बन रहा है, यहाँ पर क्या होता है, ये एक सर्कुलर मोशन बनने की वजह से इसी तरह ये घूमते रहते हैं, ठीक है, ये आपस में, ये हमारा जो ये प्रोटोसन है इसके आगे पीछे ये घूम रहे हैं और ये घूमने के बाद ये क्या होता है, ये जो कंपेनियन स्टार है यहाँ पर में टकरा जाते हैं, तो ये घूम रहे हैं, घूमने की वजह से सर्कुलर मोशन बनता है, सर्कुलर मोशन की वजह से क्या होता है, डिटैच हो जाते हैं हमारी पार्टिकल्स, तो फिर से यहाँ पे हमारी क्या हो जाते हैं, हमारी यहाँ पर बन जाते हैं प्लैनेट्स। ये मानना था किसका, रसल का। ये बड़ी ही जो है बड़ी इजी हमारी इंटरेस्टिंग जो रहती हैं, एक जैसी हैं, थोड़ा सा डिफरेंस है, एक सिंपली आपको याद रखना है प्रोटो स्टार है, बस रसल ने कहा है कि हमारी बाइनरी स्टार मतलब कि 2 सन 2 स्टार्स, हमारे पास 2 कंपेनियन स्टार हैं, 2 इंट्रूडिंग स्टार्स हैं, ठीक है, ये रसल ने कहा था। फिर हॉयल्स नेक्स्ट हमारी जो है वो हॉयल्स की आ जाती है थीरी। अभी हॉयल्स की थीरी क्या है, हॉयल्स थीरी, या फिर आप इसे कहेंगे हॉयल्स सुपरनोवा थीरी, सुपरनोवा हाइपोथेसिस। अभी सुपरनोवा हाइपोथेसिस भाई जो कि 1946 में दी थी, किसने दी थी, हॉयल्स ने दी थी। अब हॉयल्स का क्या कहना है कि हमारे पास 2 स्टार्स हैं, क्या है, 2 स्टार्स हैं जो कि पहले से एग्जिस्ट करते हैं, जिसे हम कहेंगे प्रीमिटिव स्टार। एक है प्रिमिटिव स्टार हमारे पास जो कि पहले से एग्जिस्ट करता है और उसके साथ एक कंपेनियन स्टार है। रसल ने क्या कहा, 2 कंपेनियन स्टार हैं, 2 इंट्रूडिंग स्टार है, ये एक दूसरे की अपोजिट डायरेक्शन में घूम रहे और इसकी वजह से टकराते हैं। ये जो हमारे कंपेनियन स्टार है ये टकराए, लेकिन जो हमारे इंट्रूडिंग स्टार है वो घूम रहे हैं, सर्कुलर मोशन में घूम रहे और ये टकराने की वजह से क्या होता है, ये टूटते हैं, बिखरते हैं और ये घूमते घूमते क्या बन जाते हैं, हमारे प्लैनेट्स बन जाते हैं। लेकिन ये कहते हैं 2 स्टार है, जिसमें एक हमारा है प्रिमिटिव स्टार और दूसरा है कंपेनियन स्टार। अभी जो कंपेनियन स्टार है, ये कंपेनियन स्टार बहुत बड़े साइज का है, ठीक है, बहुत बड़े साइज का है। तो यहाँ पर क्या होता है, जब ये बहुत बड़े साइज का होता है तो इसके अंदर न्यूक्लियर इंटीग्रेशन होती है,
किसके अंदर? कंपेनियन स्टार के अंदर। न्यूक्लियर इंटीग्रेशन का मतलब न्यूक्लियर रिएक्शंस हो रही हैं इसके अंदर। ये बहुत बड़ा है, ठीक है, और गर्म भी है, हॉट भी है। क्या याद रखना है आपको यहाँ पर? मैं अलग से फिगर से समझाती हूँ। यहाँ पर हमारे पास जो हॉइल्स है, हॉइल कहते हैं, हमारे पास 2 स्टार्स हैं। अब 2 स्टार्स जो हैं ये सुपरनोवा, ठीक है, याद रखना सुपरनोवा थ्योरी है किसकी? हॉइल्स की। हमारे पास 2 स्टार्स हैं जिनमें से एक स्टार को हम बोलते हैं कंपेनियन स्टार, दूसरा है प्रिमिटिव स्टार। सन इज ऑल्सो स्टार, यू नो दैट, ठीक है। तो ये कंपेनियन स्टार जो है ये बहुत बड़े साइज का है। कंपेनियन स्टार जो है ये बहुत बड़े साइज का है, और ये क्या है, इसके अंदर गर्मी की वजह से न्यूक्लियर रिएक्शन स्टार्ट हो जाती हैं। जब न्यूक्लियर रिएक्शन स्टार्ट हो जाती हैं तो इसमें जो हाइड्रोजन था, आपको पता है कि जब हाइड्रोजन जो है न्यूक्लियर रिएक्शन में हीलियम में कन्वर्ट होना शुरू हो जाता है, और जब वो हीलियम में लगातार कन्वर्ट होना शुरू हो जाता है तो क्या होता है, यहाँ पर एक बहुत बड़ा धमाका हो जाता है, एक बहुत बड़ा ब्लास्ट हो जाता है कंपेनियन स्टार के अंदर। और जब ये कंपेनियन स्टार जो है यहाँ पर, इस एक्सप्लोजन का नाम जो है देते हैं सुपरनोवा। क्या देते हैं? सुपरनोवा एक्सप्लोजन हो जाता है यहाँ पर, ठीक है। क्या है ये? यहाँ पर है हमारे पास हमारा कंपेनियन स्टार बहुत बड़ा था, इसमें रिएक्शंस हो रही थी, गर्म था, इस वजह से रिएक्शन स्टार्ट होगी, हाइड्रोजन हीलियम में कन्वर्ट हुआ और हीलियम ने एक ब्लास्ट बना दिया, यहाँ पर एक्सप्लोजन हुआ, उसे कहा गया सुपरनोवा एक्सप्लोजन। और यही यहाँ पर जो हमारा कंपेनियन स्टार था जो कि मूव कर रहा था, ठीक है, तो ये जो हमारा कंपेनियन स्टार था ये यहाँ पर मूव करता रहा, और मूव करते करते इसमें एक्सप्लोजन हो गया, और एक्सप्लोजन होते होते इसमें क्या हो गया, इसका बिल्कुल ख़त्म हो गया, ये बिल्कुल ख़त्म हो गया, एंड हो गया, और इसके जो पार्टिकल्स थे ये बच गए, ठीक है। घूमते घूमते इसके पार्टिकल्स बिखर गए, बिल्कुल खाली इसके पार्टिकल्स बच गए, और ये पार्टिकल्स जो है ये स्प्रेड हो गए डस्ट और डस्ट में, ठीक है, डस्ट और छोटे छोटे पार्टिकल्स में, ये खाली हमारे पास इस गैस के अंदर वो बच गए। इट वॉज अ क्लाउड ऑफ गैसेज एंड डस्ट पार्टिकल्स बिखर गए, और जब डस्ट पार्टिकल्स बिखर गए तो क्या हो गया, ये बन गए हमारे, किसमें चेंज हो गए, ये चेंज हो गए प्लैनेट्स और सैटेलाइट्स में, ठीक है। पहले प्लैनेट्स बचे और जो बाकी बचे वहाँ पे सैटेलाइट्स बच गया, बाकी पार्टिकल सैटेलाइट्स बन गए। तो ये थी हमारी हॉइल्स थ्योरी, ठीक है। ये काफ़ी ज़्यादा ईजी है। 1 सेकेंड, हाँ, तो ये रही हमारी हॉइल्स की थ्योरी। अब हॉइल्स की थ्योरी में ये क्या था, सुपरनोवा हुआ, सुपरनोवा एक्सप्लोजन हुआ, और उसके बाद हमारे पार्टिकल्स जो बचे, खाली रेमिनेंट्स बच गए, और वो रेमिनेंट्स जो थे हमारे क्या बन गए, क्या बन गए, हमारे रेमिनेंट्स जो हैं वो डस्ट पार्टिकल्स जो थे उन्होंने बनाए प्लैनेट्स, और जब प्लैनेट्स बने तो प्लैनेट्स के बाद जो बच गया वो बन गए सैटेलाइट, मेट्रॉइड्स एंड कॉमेट्स, ठीक है। ये सब चीज़ें जो है हमारे ऐसे बनी। फिर जो नेक्स्ट थ्योरी थी वो दी किसने, स्किम्ड ने। स्किम्ड की थ्योरी क्या है ये भी हम पढ़ते हैं। सबसे पहली स्किम्ड की थ्योरी है। अब नेक्स्ट जो हम पढ़ने वाले हैं वो है दैट इज योर स्किम्ड इंटरस्टेलर हाइपोथेसिस। ये हाइपोथेसिस क्या है, इसने कहा एक इमेजिनरी मास है, ठीक है, डस्ट पार्टिकल, डार्क मैटर, एक बहुत बड़ा क्या है, एक क्लाउड है, ठीक है, जो कि पहले से एग्जिस्ट करता है, डार्क मैटर ऑफ डस्ट पार्टिकल्स एंड गैसेस, ठीक है, एक बड़ा सा क्लाउड है। और क्या है, ये डार्क सा मैटर जो है ये पहले से एग्जिस्ट करता है यूनिवर्स के अंदर। ये जो मास है, ये जो डस्ट पार्टिकल का क्लाउड है, ये क्या करता है, रोटेट करता है डिस्क शेप में, मतलब गोल गोल एक डिस्क शेप में ये करता है अराउंड सन के आसपास घूमता रहता है। ये सन जो था ये बहुत पहले से एग्जिस्ट करता था, हॉट ये था, ये जो एग्जिस्ट करता था, ठीक है, हॉट गैसेस का एक बहुत बड़ा मास जो था, ये कहते हैं ये पहले से एग्जिस्ट करता था, लेकिन इसके साथ एक गैसेस का जो है एक बहुत बड़ा क्लाउड एग्जिस्ट करता था, डार्क सा। वो क्या कर रहा है, वो डिस्क शेप में घूम रहा है सन के आगे पीछे, और इसकी वजह से यहाँ पर क्या होता है, जब ये आगे पीछे घूमता है तो यहाँ पर सेंट्रीफ्यूगल और सेंट्रीपिटल फोर्स लगती है। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कौन सी है, सेंट्रीपिटल फोर्स कौन सी है, कमेंट सेक्शन में बताएं। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगती है और सेंट्रीपिटल फोर्स लगती है, तो क्या होता है, अंदर वाली चीज़
अंदर रहती है, लेकिन सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जो है बाहर की तरफ रिंग्स बनाना शुरू कर देती है, मतलब इसको बाहर की तरफ खींचती है इन गैसेस को, तो यहाँ पे रिंग्स बनना शुरू हो जाते हैं और इस वजह से यहाँ पर हमारे प्लैनेट्स बन जाते हैं। ठीक है, तो ये भी बड़ी ही कॉमन सी थ्योरी, जो बाकी का कॉन्सेप्ट है वही था, मिलता जुलता कॉन्सेप्ट है। तो बेसिकली हमें ये चीज़ इन कॉमन जो नज़र आती है वो ये नज़र आती है कि एक गैसेस का मास जो है वो ऑलरेडी एग्जिस्ट करता था, फिर क्या हुआ, ड्यू टू चेन रिएक्शंस, ड्यू टू रिएक्शंस, ड्यू टू एक्सप्लोजन्स, गर्मी की वजह से, हीट की वजह से, टेम्परेचर की वजह से एक्सप्लोजन्स हुए और एक्सप्लोजन्स की वजह से पार्टिकल्स जो है वो बिखर गए और वो बिखरते बिखरते सर्कुलर मोशन में सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लग गई, यानी कि बाहर की तरफ खींचने गए, और फिर ग्रेविटेशनल पुल भी था, तो उस वजह से क्या हो गया, ये एक तरह से देखा जाए रोटेशन में हमारे प्लैनेट्स आ गए। तो ये चीज़ हमें जो है यहाँ पर याद रखनी है, जितने भी हमने थीरीज पढ़ी है इनका हमें एक जिस्ट जो है वो नज़र आता है कि याद रखना है। और यहाँ याद क्या रखना है बेसिक, कि एक मास है बहुत बड़ा गैसेस का, वो पहले से एग्जिस्ट करता था, और फिर वहाँ पर कोई ना कोई अलग अलग थिंकर्स के हिसाब से अलग अलग जो कहा गया कि इन शॉर्ट जो हमें न समझ में आया वो ये था कि टेम्परेचर बढ़ गया, रोटेशन बढ़ गई, पार्टिकल्स मूव करने लगे और सर्कुलर मोशन में मूव करने लगे, फोर्सेस लगी और उस वजह से हमारे रिंग्स बन गए। तो एक जो बहुत ज़्यादा प्रिवेलेंट है हमारी थीरी वो है बिग बैंग थीरी, जो कि हम बहुत ज़्यादा सुनते पढ़ते हैं। बिग बैंग थीरी क्या है? बिग बैंग थीरी में क्या कहा गया, 1960 में 1960 में ये थीरी आई, दी किसने, ये दी किसने दी, जॉर्ज, नाम याद रखें, जॉर्ज ला मेट। ठीक है, इन्हें मेथे भी बोलते हैं, मेट्रे भी बोलते हैं, MAITRA। जॉर्ज ला मेट्रे ने क्या बोला कि अकॉर्डिंग टू दिस थीरी एक स्मॉल एटम, देखो मैं आपको बताती हूँ, एक छोटा सा एटम है वो पहले से एग्जिस्ट करता है, सिंगुलैरिटी जिसको कहा गया, किस चीज़ का नाम दिया गया, सिंगुलैरिटी। बिग बैंग थ्योरी में जॉर्ज लेमेट्रे ने कहा कि सिंगुलैरिटी थी, एक छोटा सा एटम था जो कि आज से 15,000 साल पहले यूज टू 15 बिलियन ईयर्स 15 बिलियन ईयर्स जो है ये पहले एक सिंगुलैरिटी जो थी वो एग्जिस्ट करती थी। अब यहाँ पे क्या हुआ, ये जो सिंगुलैरिटी जो थी, ये जो एटम था, इसकी काफ़ी ज़्यादा हाई डेंसिटी थी। क्या थी इस एटम की? हाई इन डेंसिटी थी, इनफाइनाइट डेंसिटी थी, काफ़ी ज़्यादा इसकी डेंसिटी थी। और इसके साथ साथ इसका जो साइज़ था ये क्या था, छोटा था। ठीक है, एटम तो छोटा था लेकिन इसकी डेंसिटी हाई थी, इसका टेम्परेचर हाई था। और जब इसका टेम्परेचर हाई था, साइज़ छोटा था, डेंसिटी हाई थी, तो क्या हो गया, एक एक्सप्लोजन हो गया। और जब एक एक्सप्लोजन हुआ तो क्या हो गया, 3 मिनट के अंदर अंदर हमारे पास एक एटम बना। मतलब देखो, एटम नहीं था पहले, एक छोटी सी सिंगुलैरिटी थी, एटम तो बना हुआ था। ठीक है, एटम बना, एटम था एक छोटा सा जिसे सिंगुलैरिटी बोला गया। यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पर हमारा इसका साइज छोटा था, अब ये छोटा था इसका साइज, तो यहाँ से क्या निकला, टेम्परेचर इसका ज़्यादा था, डेंसिटी ज़्यादा थी, तो ये फट गया। जब ये फटा तो यहाँ पे हमारे इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन, प्रोटॉन्स जो थे वो बने। अब ये यहाँ से क्या हो गया, पहले हमारे पास हाइड्रोजन के एटम्स बनना शुरू हुए, फिर हाइड्रोजन के एटम हाइड्रोजन बनना शुरू हुआ, देन हीलियम बनना शुरू हुआ, और इसी तरह से धीरे धीरे हमारे अलग अलग जो है एलिमेंट्स बनना शुरू हुए, क्या, एक्सप्लोजन के बाद। फिर इसी तरह से क्या हुआ, ये जब जुड़ते गए, मिलते गए, स्टार जो एलिमेंट्स मिलते गए तो स्टार बने, एलिमेंट्स मिलते गए तो गैलेक्सीज बनी, एलिमेंट्स मिलते गए तो प्लैनेट्स बने, और इसी तरह से हमारी गैलेक्सीज बनी सब। ठीक है, तो ये इस धीरे धीरे एक्सपैंड होने लगे और धीरे धीरे एक दूसरे से दूर होने लगे। मतलब एक जो है हमारा एक सिंगुलैरिटी थी, एक छोटा सा हम बोलें तो एक पार्टिकल था, एक पार्टिकल तो नहीं बोलेंगे, एक एटम समझ लो। ठीक है, छोटा सा मास था एक हमारा गैसेस का, एक छोटा सा मास था जो कि साइज में छोटा था लेकिन इसमें डेंसिटी बहुत थी, इसमें टेम्परेचर बहुत था। जब ये फटा, जब ये एक्सप्लोड हुआ, हमारे एटम बने, एटम्स बने, मतलब हमारे यहाँ पे इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन, प्रोटॉन्स बने, फिर धीरे धीरे हमारे हाइड्रोजन के एटम बने, फिर हमारा हीलियम बना, फिर हमारा धीरे धीरे बाकी के जितने हमारे एलिमेंट्स हैं वो फॉर्म होने शुरू हुए, फिर ये जुड़ते जुड़ते गैलेक्सीज बनी, स्टार्स बने, प्लैनेट्स बने। ठीक है, और फिर ये क्या हो गए, एक दूसरे से
दूर होना शुरू हो गए ड्यू टू सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। ये क्या होना शुरू हो गए, एक दूसरे से दूर होना शुरू हो गए, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगती गई और ये दूर होना शुरू हो गए, एक दूसरे से ड्रिफ्ट हो गए, अपने अपने ऑर्बिट्स बन गए और अपने अपने प्लैनेट्स पे हमारे अपने अपने ऑर्बिट्स पे हमारे प्लैनेट्स बन गए। तो इस तरह से हमारी जो थी हमारे अर्थ का ओरिजिन हुआ, अलग अलग प्लैनेट्स बने तो अर्थ का ओरिजिन भी हुआ। ठीक है, तो यहाँ पे हमारी जो सोलर सिस्टम की थीरीज हैं ये ख़त्म होती हैं। तो इसके बाद बात आती है हमारी शेप ऑफ अर्थ की, कि अर्थ की शेप जो है वो किसने दी। तो देखो हमारे पास बड़े सारे फिलोसफर्स हैं। सबसे पहले हमारे पास देखो पाइथागोरस के बारे में बोला जाता है। पाइथागोरस ग्रीक के रहने वाले थे। इन्होंने 500 BC में क्या किया, चांद को देखा। चांद को देखते थे, उसकी मूवमेंट को देखते थे अर्थ से। ठीक है, उनको समझ में आता था कि इसके जो डिफरेंट डिफरेंट फेजेस है कि बढ़ रहा है घट रहा है, उसकी पूरी कैलकुलेशंस उनने की। और जब उन्होंने उसकी कैलकुलेशन की उसके अंदाजे पे उन्होंने कहा कि हमारा जो जिस हिसाब से मैं मून को देखता हूँ, मुझे मून को देख के लगता है कि अर्थ का स्ट्रक्चर भी स्फेरिकल है, गोल है। ठीक है, किसने कहा, पाइथागोरस ने कहा। फिर उसके बाद एरिस्टोटल ने कहा। एरिस्टोटल ने 350 में 350 BC में एरिस्टोटल ने कहा कि जो हमारी अर्थ है ये क्या है, स्फेरिकल है। डिक्लेयर किया दैट आवर अर्थ इज स्फेरिकल। ये आप पूछा नहीं जाता है, फिर भी चलो माइंड में रख लो। लेकिन जो मेन है हमारे पास इरेस्टोस्टीन्स, जिसे कि फादर ऑफ ज्योग्राफी भी कहा जाता है, इरेस्टोस्टीन्स ने कहा कि हमारे पास, इन्होंने, ये एक मैथमेटिशियन थे, तो इन्होंने एक थिंकर, एक फिलोसफर एरिस्टोरेकस के साथ मिलकर इन्होंने बताया कि अर्थ का साइज कितना है। इन्होंने अर्थ के साइज को मेजर किया और उस हिसाब से बताया कि अर्थ जो है राउंड है। ठीक है, और उसकी कैलकुलेशंस लगाई। ठीक है, तो ये थे हमारे इरेस्टोस्टीन्स, जो कि हमारी जिन्हें ज्योग्राफी का फादर भी कहा जाता है। ये एक मैथमेटिशियन है और इन्हीं ने पहली बार अर्थ के साइज को जो है क्या किया है, मेजर किया है। फिर नेक्स्ट हम बात करते हैं, हमारी एक थीरी है जो कि काफ़ी ज़्यादा स्ट्रक्चर ऑफ अर्थ के लिए जानी जाती है। अभी हम इंटीरियर ऑफ अर्थ पढ़ेंगे इसके बाद। तो स्ट्रक्चर ऑफ अर्थ की बात की जाए तो हमारे पास आती है एक थीरी जिसका नाम है, व्हाट इज़ दैट थीरी, आपने नाम सुना होगा, ये याद रखनी है आप लोगों ने ये थीरी। तो ये है हमारी वैगनर्स ड्रिफ्ट थीरी, कि किस तरह से कॉन्टिनेंट्स बने। ठीक है, जब हम अब अर्थ को पढ़ने ही लगे हैं, शेप का पता चला हमें, ओरिजिन का पता चला, शेप का पता चला, तो अब अर्थ पे कॉन्टिनेंट्स कैसे बने और किस तरह का अर्थ है हमारा। ठीक है, क्या अर्थ प्लेन है? नहीं है, बिल्कुल नहीं है। कहीं पे ऊपर की तरफ है, कहीं पे हमारे पास प्लेन्स हैं, कहीं पे कॉन्टिनेंट्स हैं, कहीं पे ओशंस हैं। ठीक है, तो ये वैगनर्स ड्रिफ्ट थीरी है जो कि बताती है कि हमारी जो अर्थ है, यहाँ पर जो हमारे कॉन्टिनेंट्स थे, पहले हमारे पास सिर्फ एक बहुत बड़ा कॉन्टिनेंट था जिससे कि हम कहते थे, क्या कहते थे, सुपर कॉन्टिनेंट। देयर वॉज अ सुपर कॉन्टिनेंट जिसे हम कहते थे पैंगिया और पेंजिया, PANGEA। और एक बहुत बड़ा ओशन था जिसे हम कहते थे पेंथालसा। ये याद रखना, बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा गया है कि पेंथालसा क्या होता है। पेंथालसा इज योर सुपर ओशन, के मतलब पहले जो है अर्थ पर क्या एग्जिस्ट करता था, पहले जो था एक बहुत बड़ा कॉन्टिनेंट था जिसका नाम था पेंजिया, और दूसरा हमारा एक बहुत बड़ा ओशन था जिसका नाम क्या था, पेंथालसा। अब जो ये पेंशिया है, पेंशिया को हम क्या कहते हैं, पेंजिया को लॉरेशिया के नाम से जाना जाता था। इसको लॉरेशिया भी कहा जाता है या फिर अंगारा लैंड, कंफ्यूज नहीं होना, इसे अंगारा लैंड कहा जाता था। और जो हमारा पेंथालसा था इसको यहाँ पर गोंडवाना लैंड कहा जाता था। क्या कहा जाता था, गोंडवाना कहा जाता था। अब गोंडवाना लैंड क्या हो गया हमारा, जो वन सेकेंड, नो आई मेड इट रॉन्ग, 1 सेकेंड। हाँ, तो यहाँ पर क्या था, हमारा जो पानी वाला पोर्शन था उसको पेंथालसा कहा जाता था, ये तो आपको पता चल गया। लेकिन जो हमारा कॉन्टिनेंट, जो हमारा पेंजिया था, पेंजिया क्या था हमारा, जो इसे सुपर कॉन्टिनेंट कहा जाता था, जो उसको पेंजिया कहा जाता था। और पेंथालसा जो था हमारा सुपर ओशन था। पेंजिया को किसमें डिवाइड किया गया था, 1 सेकेंड, पेंजिया को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया था। एक जो कि ऊपर वाला पोर्शन था, ये वाला, ये आपका था ऊपर वाला पोर्शन, और ये था नीचे वाला पोर्शन। जो ऊपर वाला पोर्शन था इसको कहा जाता था, क्या कहा जाता था, लॉरेशिया और अंगारा लैंड।
ठीक है, ये याद रखना, जो ऊपर वाला पोर्शन था उसको लॉरेशिया या अंगारा लैंड कहा जाता था, और जो नीचे वाला पोर्शन था इसको गोंडवाना लैंड कहा जाता था। क्या कहा जाता था? गोंडवाना लैंड कहा जाता था। और इनके बीच में जो यहाँ पे ये दरिया बनता, ये समुंदर था जो बहुत बड़ा, एक सबसे एक ही ओशन था, वो कौन सा था? तिथीज ओशन। आप याद रखना, सबसे पहले एक बहुत बड़ा कॉन्टिनेंट था, एक ही कॉन्टिनेंट था जिसे कहा जाता था सुपर कॉन्टिनेंट या पेंजिया, और दूसरा बहुत बड़ा समुंदर था जिसको कहा जाता था, क्या कहा जाता था? पेंथालसा। पेंथालसा। पेंजिया को दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया था। ये पेंजिया का जो ऊपर वाला पार्ट था इट वाज लॉरेशिया, या फिर इसको बोलते थे अंगारा लैंड, और जो नीचे वाला पोर्शन था उसे कहते थे गोंडवाना लैंड। ठीक है, ये याद रखना। तो ये कहते हैं कि विद टाइम क्या हुआ, हमारे टाइम के साथ धीरे धीरे जो हमारी ये कॉन्टिनेंट्स थे ये क्या होना शुरू हो गए, हमारी अर्थ की मूवमेंट की वजह से धीरे धीरे ये क्या हो रहे थे, ये ड्रिफ्ट होना शुरू हो गए, एक दूसरे से अलग होना शुरू करे। ये पहले जो थे एक दूसरे के साथ जुड़े हुए थे, लेकिन बाद में ये एक दूसरे से अलग होना शुरू हो गए। ठीक है, तो जब ये एक दूसरे से अलग होना शुरू हो गए तो धीरे धीरे पहले जो हमारा अर्थ था, वो हमारा जो जम्मू कश्मीर, हमारा सॉरी वन सेकेंड, हमारा जो इंडिया था जो कि अभी यहाँ कहीं जाकर के बैठा है, पहले वो यहाँ कहीं था। ठीक है, तो फिर क्या हुआ, टाइम के साथ धीरे धीरे आहिस्ता आहिस्ता ये ड्रिफ्ट होता गया, यहाँ से अलग होता गया, और अलग होते होते ये जाके वहाँ जाके क्या हो गया, फिट हो गया किसी और जगह पर। अब यहाँ पर मैं आपको एक चीज़ समझाऊं, यहाँ पर कहते हैं कि वेगनर्स का मानना था कि आज भी अगर आप जितने भी हमारे कॉन्टिनेंट्स हैं इन्हें आपस में जोड़ोगे तो ये एक दूसरे के साथ फिट हो जाएंगे। मतलब अगर आप इनको जोड़ोगे, चाहे आपका नॉर्थ अमेरिका है, साउथ अमेरिका है, या अफ्रीका है, या फिर आपका एशिया है, ठीक है, यूरोप है, इन्हें जब आप जोड़ोगे तो ये एक दूसरे के साथ फिट हो जाएंगे, जिसको वो कहते हैं जिगसॉ फिट, यानी कि ये एक दूसरे के साथ फिट हो जाएंगे इनको अगर आप जोड़ोगे। अब इसका प्रूफ उन्होंने कैसे दिया, उन्होंने कहा कि जैसे हमारा ब्राज़ील है, ठीक है, ब्राज़ील में क्या होता है, हमारी ब्राज़ील की काफ़ी सारी ऐसी हमारी रॉक्स हैं जो कि वेस्ट अफ्रीका के साथ या फिर अफ्रीका के वेस्टर्न पार्ट के साथ कि यहाँ की रॉक्स के साथ मैच करता है। इसी तरह से काफ़ी सारी इंडिया में ऐसी यहाँ पर चीज़ें पाई जाती हैं जो कि ऑस्ट्रेलिया में पाई जाती हैं। तो इन्होंने कहा कि ये फ्लोरा एंड फौना जो है एक कंट्री का दूसरे, एक कॉन्टिनेंट का दूसरे कॉन्टिनेंट के साथ मैच करना, और फिर इंडिया का यहाँ से उठकर वहाँ जाना। देखो इंडिया ये कहता है कि यहाँ पे जब ये यहाँ से उठा, जब ये यहाँ पर होता था, यहाँ से उठकर ये जब ऊपर यहाँ पर गया, कहाँ गया, एशियन प्लेट में गया, तो इन्होंने क्या किया, इसने क्या किया, इसने वहाँ पे जाके बीच में इकट्ठा हुआ, ठीक है, बीच में गुस्सा हो, वहाँ पे जाके बीच में धक्का दिया, और इसकी वजह से जब ये बीच में घुसता गया तो ऊपर हमारे जो हिमालयास थे वो राइज हुए, जैसा कि इनका मानना है, और बाकी कॉन्टिनेंट्स में भी ऐसा हुआ। तो बेसिकली यहाँ पे याद क्या रखना है, इनका मानना था कि ये पहले कॉन्टिनेंट सारे जो थे जुड़े हुए थे, बाद में ये एक दूसरे से ड्रिफ्ट हो गए, और ड्रिफ्ट होने की वजह से ये अलग अलग पोजिशंस पर आ गए। लेकिन अगर हम इनको जोड़ेंगे तो ये क्या हो जाएंगे, एक दूसरे के साथ वापस से जुड़ जाएंगे, एकदम फिट हो जाएंगे। तो अब ये कहते हैं कि ऐसा क्यों हुआ क्यों ऐसा, ये ड्रिफ्ट हुए क्यों। तो यहाँ पे रीज़न ये था कि यहाँ पर हमारे पास लगी एक फोर्स जिसको हम कहते हैं पोल फ्लिंग फोर्स। पोल फ्लिंग फोर्स मतलब, वन सेकेंड, यहाँ पे लगी हमारी पोल फ्लिंग फोर्स। पोल फ्लिंग फोर्स का मतलब हुआ कि यहाँ पर हमारी एक ऐसी फोर्स लगी जो कि जिसे हम कहेंगे ना सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स क्यों, देखो यहाँ पे हमारी पोल्स हैं, ठीक है, मैं आपको समझाती हूँ। यहाँ पे हमारे पोल्स हैं, ये पोल्स हैं। अब ये जो है हमारी अर्थ रोटेट कर रही है, रोटेट कर रही है, तो हमारी क्या हो रही है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लग रही है। अब जब सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगती है तो ये क्या करती है, चीज़ों को दूर की तरफ ले जाती है। ये मैंने आपको बताया कि जब सेंट्रीफ्यूगल फोर्स होती है तो वो आउटवर्ड चीज़ों को ले जाती है। तो जब ये आउटवर्ड चीज़ों को ले जाने लगी तो इससे क्या हो गया, हमारे, ये चीज़ याद रखो, देखो ये हमारे पोल्स हैं, यहाँ हमारे पोल्स हैं, ठीक है, पोल्स पे क्या हुआ, हमारी अर्थ घूम रही है, रोटेट कर रही है। रोटेट करने से क्या हो रहा है, हमारी सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लग रही है रोटेशन पे। जब सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लग रही है तो ये जो हमारे कॉन्टिनेंट्स हैं ये एक दूसरे से दूर हो रहे हैं। तो ये एक रीज़न था कि हमारे जो कॉन्टिनेंट है ये एक दूसरे से दूर हो गए। और दूसरा जो मून की ग्रेविटेशनल फोर्स थी,
जो मून हमारी सैटेलाइट थी उसकी जो ग्रेविटेशनल फोर्स थी उसकी वजह से भी ये एक दूसरे से दूर होना शुरू हो गए, खींचने लगे, और ये क्या होने लगे, दूर हो गए एक दूसरे से। जितने भी हमारे कॉन्टिनेंट्स हैं अलग हो गए और हमारे जो अलग अलग ओशंस हैं वो भी अलग अलग पोजीशंस ले गए। तो ये थी हमारी वेगनर्स की थ्योरी। आज के लिए हम इतना ही रखेंगे। नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे अर्थ के स्ट्रक्चर के बारे में कि अर्थ की जो आउटर स्ट्रक्चर है, इनर स्ट्रक्चर है, ठीक है। जैसे हमने सुना होगा, आपने क्रस्ट, मेंटल कोर के बारे में पढ़ा होगा कि आउटर लेयर को क्या कहते हैं, इनर लेयर को क्या कहते हैं। तो आप लोगों के लिए टास्क है, आप मुझे ये बताएंगे कमेंट सेक्शन में क्रस्ट को किसी और नाम से भी जाना जाता है, मेंटल को किसी और नाम से भी जाना जाता है, तो वो नाम आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे। सो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू सो मच।